नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे देते हैं। 6 फरवरी को धामी सरकार विधानसभा में यूसीसी का ड्राफ्ट लेकर आएगी। विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहले दिन दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि 6 फरवरी को सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखेगी, जिसके बाद इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इसी दिन राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने संबंधी विधेयक भी पेश किया जाएगा। तो 6 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट पटल पर रख दिया जाएगा, सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। आज की बड़ी खबर। लोग प्रयास करेंगे उस दिन 6 तारीख को हम यूसीसी को टेबल करें और उसके बाद फिर इस पे व्यापक चर्चा करें। ऐसे ही हमारा क्षैतिज आरक्षण वाला विषय है उसको भी टेबल करेंगे, फिर उस पे व्यापक चर्चा करेंगे। तो मेरा मानना है कि ये 2 महत्वपूर्ण हमारे सामने बिल हैं जो उस पे टेबल करने के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हर माननीय सदस्य, चाहे वो किसी भी दल का हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, सभी अपने अपने तरीके से अपना जो है इसमें अपनी बात रखें। और हम तो चाहेंगे कि सभी लोग अपना मंतव्य स्पष्ट करें, अपनी राय दें, अपना सुझाव दें और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। वैसे हमने बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया है यूसीसी को लेके भी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मैं अभी मौजूद हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी है उसके ऑफिस में। यहां पर कमेटी के जो मेंबर हैं, जो सब कमेटी है, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून यूनिवर्सिटी की वीसी कुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, जो सब कमेटी है जो इस ड्राफ्ट को यहां पर अंतिम रूप दे रही है, वो लगातार दिन रात यहां पर काम कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली सूत्रों के अनुसार 14 से 15 घंटे तक यूसीसी के इस ऑफिस में लगातार दिन रात काम चल रहा है। 2 फरवरी को कमेटी सरकार को ये ड्राफ्ट सौंपने जा रही है और 5 फरवरी से जो विधानसभा का सेशन होगा उसमें यूसीसी का विधेयक पेश किया जाएगा, टेबल किया जाएगा। उत्तराखंड के इस यूसीसी के इस ड्राफ्ट पर पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। क्या होगा इस ड्राफ्ट में, वो कौन से रूल और रेगुलेशन होंगे जो इस ड्राफ्ट में समाहित होंगे। जो जानकारी हमको मिली है, इस पूरे ड्राफ्ट में करीब 400 के आसपास सेक्शन हैं। लोगों के जो रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन जो मूल चीजें हैं, खासकर अगर हम डाइवोर्स की बात करें, तलाक की बात करें, तो उसका जो ग्राउंड है, चूंकि अलग अलग जगह, चाहे वो हिंदुओं के धर्म की बात करें या फिर मुस्लिम धर्मों की बात करें, जो तलाक का मसला है वहां पर पुरुष और महिलाओं को अलग अलग तरीके से कई सेक्शंस में देखा जाता है। तो इसमें कोशिश की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत कि सबको एक समान कानून के तहत देखा जाए। खासकर जो आदि आबादी है उसके लिए बहुत सारी चीजें इस ड्राफ्ट में आपको देखने को मिल सकती है। तो अब सबको इंतजार है 2 फरवरी का और उसके बाद 5 फरवरी का, जब विधानसभा सेशन शुरू होगा, और 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विधेयक है, जो बहुप्रतीक्षित विधेयक है, जिस पर देश भर की नजरें लगी हुई हैं, उसको विधानसभा में टेबल किया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज 18 देहरादून। और पिथौरागढ़ से हवाई जहाज की सेवा फाइनली शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअली जुड़े। फ्लाई बिग एयरलाइंस के 19 सीटर प्लेन ने नैनीसैनी एयरपोर्ट से आज उड़ान भरी। हवाई सेवा सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को देहरादून के लिए शुरू हुई है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाते हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी कार्यक्रम से जुड़े, वर्चुअली जुड़े। लंबे वक्त से इंतजार चल रहा था पिथौरागढ़ से हवाई सेवा की शुरुआत को लेकर और आज से ये शुरुआत हो गई है। बीते 3 सालों से बंद पड़ी पिथौरागढ़ की हवाई सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लाई बिग के प्लेन से नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचकर हवाई सेवा का आगाज किया। सीएम धामी के साथ 19 सीटर प्लेन जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा, उसका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअल जुड़े। सिंधिया ने कहा कि पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच हवाई सेवा शुरू होने से कुमाऊं और गढ़वाल की राह आसान हो। वहीं सीएम धामी ने कहा कि
कि पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच हवाई सेवा शुरू होने के बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए 42 सीटर प्लेन उड़ाने का प्लान भी तैयार हो रहा है। को हम और अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पहले अभी 3 दिनों के लिए चला रहे हैं, फिर 5 दिनों के लिए चलाएंगे। ये नियमित रूप से चले, हमारा प्रयास होगा। जैसी जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही हमारी बात हुई है। इसके साथ साथ हिंडन तक की भी जो है 42 सीटर जो सेवा है उसको शुरू करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। असल में 2 फरवरी से पिथौरागढ़ देहरादून के बीच हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही प्लेन उड़ना है। इस रूट पर पहले 5 दिन और फिर हफ्ते भर की नियमित फ्लाइट की रूपरेखा भी तैयार की गई। साथ ही कोहरा छटने पर पिथौरागढ़ से पंतनगर के बीच 12 फरवरी तक नियमित हवाई सेवा शुरू होनी है। यही नहीं, फ्लाईबिग एयरलाइंस 19 सीटर प्लेन के साथ पिथौरागढ़ से गाजियाबाद के लिए भी हवाई सेवा की शुरुआत करने वाली है। एयरलाइंस की माने तो जून तक पिथौरागढ़ से प्लेन सीधे गाजियाबाद के लिए उड़ान भर सकेगा। 5 दिन तक बढ़ना संभव हो जाएगा, करीब करीब आप देखिए मार्च के महीने में ही। फरवरी में तो हम हैं ही, तो मार्च तक ये 5 दिन के लिए हो जाएगी और उसके बाद हम इसको कोशिश करेंगे कि ये 7 दिन के लिए फ्लाई करे पिथौरागढ़ से। अगली जो हमारी उपेक्षा है वो ये है कि हम हिंडन के लिए सेवा शुरू करें। ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत सेफ एयरक्राफ्ट है। ये इस पे कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है और बीइंग अ वुमेन पायलट मुझे इस पे कोई परेशानी नहीं होती। देहरादून के लिए रेगुलर हवाई सेवा शुरू होने के बाद नई उम्मीदों को भी पंख लग रहे हैं। ऐसे में दावों के मुताबिक पंतनगर के साथ ही गाजियाबाद के लिए भी प्लेन उड़ान भरता है तो कई बदलाव एक पल में देखने को मिलेंगे। गाजियाबाद के लिए हवाई सेवा शुरू होने से जहां देश दुनिया में फैले पहाड़ के लोग आसानी से अपनी मिट्टी से जुड़ पाएंगे तो वहीं पर्यटन कारोबार को भी 4 चांद लग पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और उत्तराखंड की नौकरशाही से जुड़ी बड़ी खबर, राधा रतूड़ी उत्तराखंड की नई मुख्य सचिव होंगी। मुख्य सचिव एसएस संधू 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह अब 1988 बैच की सीनियर आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी राज्य की मुख्य सचिव होंगी और इसी के साथ उनके खाते में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव होने का रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। हालांकि राधा रतूड़ी का कार्यकाल भी 31 मार्च तक का ही है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू कल रिटायर हो रहे हैं और अब उनकी जगह पर राधा रतूड़ी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। चमोली के थराली के सुनला गांव के रहने वाले उम्मेद सिंह नेगी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। उम्मेद सिंह जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान ही उनकी मौत हो गई। शहीद का परिवार देहरादून में रहता है। उम्मेद सिंह नेगी 14 गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। खबर नैनीताल से। यहां अंगीठी के धुएं से दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर की हालत खराब है जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया। मजदूर घर में आग जलाकर सोए हुए थे। जब सुबह के वक्त ठेकेदार ने मजदूरों को फोन किया तो मजदूरों ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद ठेकेदार मौके पर पहुंचा तो कमरे में 3 मजदूर बेहोश मिले। इन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने 2 को मृत घोषित कर दिया, वहीं एक की हालत गंभीर है। बेहोश महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया। उधर ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में एक विदेशी पेड़ पर फंस गया। विदेशी जिस जगह फंसा था वहां से नीचे गंगा बह रही थी और ऊपर 500 मीटर खड़ी चढ़ाई थी। वहीं सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। फिर टीम ने रस्सी से रैपलिंग करते हुए पेड़ पर फंसे शख्स तक लोग पहुंचे और फिर उसे सुरक्षित रोप के सहारे ही नीचे उतारा गया। विदेशी शख्स का नाम विताली पोडोबेड है। वो बेलारूस का रहने वाला है। तो बाल बाल इसकी जान बची है। एक हादसे में ये कह सकते हैं कि पेड़ पर फंस गया था। नीचे नदी बह रही थी तेज रफ्तार के साथ और ऊपर ऐसी चढ़ाई थी कि वो चढ़ नहीं पा रहा था। इधर राजधानी देहरादून के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड की छात्रा से
छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुना दी है, जिसमें संस्थान के शिक्षक सुजीत नारंग को 20 साल की सजा के साथ ही 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही सबूतों को छिपाने और मामले को दबाने के लिए वाइस प्रिंसिपल अनुसुईया शर्मा को दोषी करार दिया गया। उन्हें 6 महीने की सजा, 5,000 रुपए का जुर्माना अदालत ने सुनाया। मामला साल 2018 का है, जब कॉलेज के छात्रों ने टीचर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था, जिस पर डीएम के आदेश पर जिला बाल कल्याण समिति की एक टीम पहुंची थी। तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ था। अभियुक्त था सुचित नारंग, उसको 20 साल की सजा और 60,000 रुपए जुर्माना हुआ। जो उसकी कोई एक्यूज थी अनुसुईया शर्मा, वाइस प्रिंसिपल थी, उन्हें 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना हुआ। जिसमें एक मुख्य मांग ये थी कि सुचित नारंग जो है उन सबके साथ बदतमीजी करता है और छेड़छाड़ से करता है, गलत काम करता है, इस तरह से करके उसे हटाया जाए, इस तरह की बात आई। तो बच्चों की क्या नाम 8-10 बच्चों के वो दिए गए, क्या नाम स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। उसमें आया कि सुचित नारंग ने बदतमीजी करी है। इधर कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त का बड़ा खेल सामने आया। यहां भूमाफिया ने सरकार की करोड़ों की जमीन 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बेच डाली। वही बात है, तो यहाँ तो बने आप तुम्हारा पैसा मिल रहा है। सबको मेरा संदेश है, मैं बता रहा हूँ, सबको मेरा संदेश है, एक भी जमीन खरीदो मत यहाँ पर और एक भी मकान बनाओ मत, नहीं भोगों के बता रहा हूँ, जिंदगी भर की कमाई बर्बाद हो जाएगी आपकी। हल्द्वानी शहर के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का ये गुस्सा उन भूमाफिया पर फूटा है जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर करोड़ों की सरकारी जमीनों को खुर्द बुर्द करने में लगे हैं। हल्द्वानी के वन भुलापुरा इलाके में ये खेल जमकर खेला जा रहा है। नगर आयुक्त ने ऐसे खेल का खुलासा करते हुए ऐसी बड़ी जमीन को भूमाफिया से मुक्त कराकर नगर निगम के कब्जे में लिया है। देखो जमीन दो ही लोग देखते हैं, एसडीएम साहब और नगर आयुक्त। जी जी बिल्कुल ठीक। और यहाँ बैठ करके सड़कों पर चौधराहट करके लिख दे रहे हो, बेच दे रहे हो, पैसे लेन देन कर दे रहे हो। फिर फ्री होल्ड का उनका एक अप्लाई नहीं है। दूसरा, वर्तमान नियमों के अंतर्गत इतनी बड़ी खाली जमीन फ्री होल्ड हो नहीं सकती है। तीसरा, अभी एक दो जो नए घर बने थे उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई आपने किससे खरीदा, किस अभिलेख के आधार पर खरीदा, रजिस्ट्री कराई, स्टाम्प लिखवाए, क्या किया, हमें अवगत कराया, हमें बताएं। उससे वो बच रहे हैं। इससे ये भी स्पष्ट है कि लोग गलत तरीके से इन जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भूमाफियागिरी हो रही है। दरअसल मुस्लिम बाहुल इलाका और संकरी गलियां होने की वजह से वन भुलापुरा इलाका सरकारी निगरानी से बचा रहता है। यहाँ जमीनों का खेल सालों से जारी है। रातों रात दूसरे राज्यों से आए लोग यहाँ आकर बस रहे हैं और जमीनें खरीद रहे हैं। और इस सब के बीच इनकी राजनीति करने वाले स्थानीय नेता इनके लिए राहत की मांग कर रहे हैं। सीएम धामी जी से भी जो है निवेदन करूंगा कि एक नुजुल जो है नुजुल योजना लागू करके जो है फ्री होल्ड करने की कार्रवाई की जाए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। उजाड़ने का काम बंद करके जो है बसाने का काम किया जाए, तो ये नीति आपकी काफ़ी मुफीद आपके हक में भी होगी और लोग भी देखेंगे कि हमारे यहाँ का मुखिया हमारे लिए बेहतर काम कर रहा है। स्थानीय नेताओं की अपनी राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति के खातिर इनके मुंह पर ताले लटके हुए हैं और यही बंद ताले भूमाफिया के फलने फूलने के लिए मुफीद माहौल तैयार कर रहे हैं। और इसी पर धामी सरकार का ये बुलडोजर अब गरज रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो उत्तराखंड में अगले 2 दिन मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार और गुरुवार को कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान किया है। मौसम विभाग के मुताबिक कल सुबह यानी कि 31 जनवरी के बाद से मौसम में बदलाव आएगा और 31 जनवरी के साथ ही 1 फरवरी को भी मौसम सर्द ही रहेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। हालांकि बर्फ गिरती है तो किसानों को फायदा ही होगा।
तो आगे बढ़ेंगे, पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। उत्तरकाशी में बाड़ाहाट के जंगलों में आग लग गई, जिससे लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। बागेश्वर के जोलकांडी के जंगलों में मंगलवार को दिन भर आग लगी रही, चारों तरफ धुआं छाया रहा। सर्दियों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आई। विकासनगर एआरटीओ ने तेज गति से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें तेज गति से चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली का चालान काटा गया। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट पर है। पौड़ी पुलिस ने यूपी के बिजनौर की पुलिस के साथ बॉर्डर पर मीटिंग की, वांछित अपराधियों का ब्यौरा साझा किया। उत्तरकाशी के दौरे पर राज्य महिला उद्यमिता परिषद की उपाध्यक्ष विनोद उनियाल रहीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है। बागेश्वर पुलिस ने एक आरोपी को 15 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी मुंबई में रहता है और एक कंपनी में काम करता है। पुलिस आरोपी युवक की हिस्ट्री खंगालने में जुटी है। टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस विधायक ने सवाल खड़े किए। विधायक ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों की भागीदारी के बगैर प्रोजेक्ट का सर्वे कराया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 फरवरी को पौड़ी के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम 475 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम के दौरे के चलते तैयारियां तेज हो गई हैं। बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया। पार्टी दफ्तर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तरकाशी में डीएम ने जनता दरबार लगाया, जिसमें 21 शिकायतें दर्ज की गई। कई से तुरंत निपटारे के निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी नकल विरोधी कानून से लेकर धर्मांतरण कानून जैसे मुद्दों को भुनाने की कोशिश में है। देहरादून में आज बीजेपी की वर्कशॉप हुई, जिसमें पिछले 5 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के मूल मंत्र पर चर्चा हुई है। इस दौरान सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल भी समझाया गया। बीजेपी का हर कार्यकर्ता केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएगा। वर्कशॉप में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए और मुख्यमंत्री धामी भी समापन सत्र में मौजूद रहे। पार्टी की नियमित गतिविधियों का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले मीडिया में अपने कार्यकर्ताओं का क्या विजन है और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को किस तरीके से हम नीचे तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और आजकल सोशल मीडिया, उन सब में हमारी अपनी भूमिका और हम प्रभावी रूप से कर सके, इस भाव के साथ हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी और 2 राष्ट्रीय प्रवक्ता आए हुए हैं। बाद मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन सत्र में यहाँ मिलेगा। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया। हमें उसी मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। ये शिष्टाचार मुलाकात थी। इसके बाद अनिल बलूनी ने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री धामी से भी मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के विषयों पर बातचीत हुई। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होना सरकार का ऐतिहासिक फैसला होगा, ये कहना है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का। वहीं लोकसभा की 5 सीट पर उन्हें लगता है कि बीजेपी फिर से भारी मतों से जीतेगी। देहरादून पहुंचे अनिल बलूनी ने ये दावे किए। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक भारत के और उत्तराखंड के नागरिक के रूप में जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देखा कि यूसीसी लागू करने की और यूसीसी की रिपोर्ट आने वाली है, ये सब सुना तो मेरे लिए तो बहुत एक बड़ा ही ऐसा पल है, बड़ा भावुक पल भी है कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी आएगा और लागू होगा। तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। उत्तराखंड में जो हमारी 5 सीटें हैं, एक तो हम हैट्रिक बनाएंगे, 3 बार लगातार 5 की 5 सीटें जीतकर, और देश के अंदर भी हैट्रिक होगी।
देश के अंदर भी पहले से ज्यादा मतों से हम जीतेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि जितने मतों में से हम पिछली बार जीते हैं उसको अपने मतों को और बढ़ाएं, जनता के और ज्यादा वोटों को अपना आशीर्वाद अपना लेके जाएं। इसी बीजेपी की नजर कांग्रेस के नेताओं पर है और कांग्रेस नेता अपने ही उलझनों में उलझे हुए हैं, उनको सुलझा नहीं पा रहे। लोकसभा चुनाव के लिए बनी स्टेट कमेटी में किसी आंदोलनकारी को जगह नहीं मिली और इस बात से परेशान कांग्रेस नेताओं ने हाईकमान के फैसले पर ही अब सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस से अपना कुनबा नहीं संभल रहा। कुछ पार्टी छोड़ बीजेपी में जा रहे हैं और कुछ पार्टी में रहकर भी परेशान हैं। पार्टी में नजरअंदाज होने से इन दिनों कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप परेशान हैं। धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि 28 सदस्यों वाली स्टेट इलेक्शन कमेटी में एक राज्य आंदोलनकारी को जगह नहीं मिली, जबकि ऐसे लोग कमेटी में हैं जो जांच झेल रहे हैं और उन्हें जेल जाना चाहिए। ये बहुत गलत हुआ है। उत्तराखंड जिन लोगों की बदौलत बना है, आज क्या हो रहा है, जिन लोगों को सूदो वाला जेल में होना चाहिए वो कांग्रेस की चुनाव समितियों में आ रहे हैं और वो लोग संसद के उम्मीदवार बन रहे हैं। जिन लोगों ने लकड़ी घोटाला, साइकिल घोटाला, जिन लोगों ने साला ईडी और सीबीआई जिन्हें पकड़ रही, मैं तो हाईकमान से कहना चाहता जिन लोगों पे सीबीआई और ईडी के केस हैं, इनको तो बिल्कुल ही कहीं किसी कमेटी में कंसीडर ही नहीं होना चाहिए। धीरेन्द्र प्रताप ने अपनी बात कहने के बाद पार्टी के फैसलों पर ही सवाल खड़े कर दिए तो सीबीआई जांच की बात कहने से दो नाम सवालों में आ गए। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का नाम। न्यूज 18 ने हरक सिंह रावत से संपर्क किया लेकिन वो दिल्ली में है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि धीरेन्द्र प्रताप को ये बातें पार्टी फोरम पर कहनी चाहिए। मैं उनको बहुत गंभीरता से लेता हूँ, एक संघर्षशील नेता रहे हैं। उनके साथ यदि कहीं पर कोई चीज न्याय नहीं हो पा रहा हो तो हम उनके साथ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बातें वो बाहर कह रहे हैं उसको पार्टी में कहें तो समाधान निकल जाएगा। चुनाव के पहले अक्सर कांग्रेस में कुछ यही हाल दिखता है। कुछ नेता पार्टी छोड़ने के बाद सवाल उठाते हैं और जो पार्टी में होते हैं उन्हें हाईकमान के फैसले रास नहीं आते। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर बाबा रामदेव ने आज दिल्ली में एक कार्यक्रम में अपने मोम के पुतले का अनावरण किया। इस मोम के पुतले को न्यूयॉर्क स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम में रखा जाएगा। बाबा रामदेव ने बताया कि जब उन्हें पहली बार ये स्टैचू दिखाया गया तो उनके भी होश उड़ गए थे। योग गुरु के मुताबिक जिस तरह से स्टैचू पर काम किया गया ये अद्भुत है। सर कैसा लग रहा है जब आपने पहली बार देखा, क्योंकि काफी रियलिस्टिक है, बहुत मुश्किल है अंतर कर पाना, आपको कैसी फीलिंग आ रही है इसको देख के? मेरी बहन जब मैंने पहली बार देखा इसको तो एक ही मैंने बात कही, कैसा लग रहा है? मैंने कहा रामदेव जैसा ही लग रहा है। मीन्स 200 मेजरमेंट्स के साथ 200 कारीगरों ने 2 साल की मेहनत से 2 करोड़ पैसे की से ज्यादा की लागत से बना के वर्ल्ड के 200 जो आइकॉन्स हैं उनके साथ एक सन्यासी को पहली बार ये लगा रहे हैं, वो भी न्यूयॉर्क के स्टेडियम में, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर है। मैडम तुसाद की तो 24 डेस्टिनेशन है और उसमें जो भी ये फिगर्स बनाए और उसमें भी बाकी लोग कपड़ों के साथ होते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा बारीकियां आ जाती हैं। माने हाथों से लेकर के पेट से लेकर के एक एक बाल इसका हाथ से लगाया गया है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है।